वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अपन ने गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर लिया। अपन ने वैल्यू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करी थी। आज अपन बात करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ assets and reassessment of liabilities। पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि जब भी अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं किसी भी पार्टनर्स के बीच में, अमंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो असेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज 31 मार्च 2019 को इनकी बैलेंस शीट बनी थी। देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। इन्होंने 1 अप्रैल 2020 से यानी कि 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया 1:1 इक्वल कर लिया था। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से अपने को क्या करना पड़ा, वैल्यूएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ा, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ा था। तो उसी डेट को जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया था, कब किया था, 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि 31 मार्च 2019 को इन्होंने अपनी बैलेंस शीट बना रखी होगी और उस बैलेंस शीट में इनके पास में असेट्स दे रखी है। सपोज अपन ये कहते हैं कि असेट्स, मैं इमेजिन कर लेता हूं, बिल्डिंग है 50,000 की, स्टॉक अवेलेबल है 70,000 से, डेटर्स अवेलेबल है 30,000 से। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स अवेलेबल है इनका 50,000 से और कैपिटल तीनों पार्टनर की अवेलेबल है 1 लाख रुपए से। बैलेंस शीट टोटल टैली हो रहा है 150 और 150 से। यानी कि इस डेट को, जिस डेट को पार्टनर्स ने अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, उस डेट से पहले 31 मार्च को इन्होंने अपनी बैलेंस शीट बना रखी होगी। तो उस बैलेंस शीट की जो वैल्यू इन्होंने बुक वैल्यू शो कर रखी है, क्या उन चीज असेट्स की करंट वैल्यू भी यही है क्या आज की डेट में? हो सकता है कि बिल्डिंग की वैल्यू इन्होंने 50,000 शो कर रखी है बैलेंस शीट में और उसकी करंट वैल्यू अब इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो ये चीज को अपन क्या करते हैं इन पार्टनर्स के बीच में, ये कहते हैं कि साहब ये जो बिल्डिंग थी यहाँ पर, ये स्टॉक था या डेटर्स था या क्रेडिटर्स था, ये तो लायबिलिटी जो थी वो सारी चीज तो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी। जब से न्यू रेशियो चेंज किया है तब से ये लोग क्या करते हैं कि इनकी करंट वैल्यू का इफेक्ट उठाते हैं। यानी कि अपने पास यहाँ बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनकी करंट वैल्यूज दी हुई होती है। जब करंट वैल्यूज दी हुई होती है तो अपन क्या करते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको सबको पता है, अपन बनाते आ रहे हैं 11 से कि अकाउंट का फॉर्मेट होता क्या है, बनाते आ रहे हैं अपन। यानी कि ये अपना अकाउंट का फॉर्मेट हो जाता है और इसके अंदर अपन ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर डेबिट साइड अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड अमाउंट और क्रेडिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, अपन इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस लिखते हैं बिटवीन करंट वैल्यू और बुक वैल्यू का। डिफरेंसेस कौन सा नोट, क्या चीज नोट किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। करंट वैल्यू बोल दो, मार्केट वैल्यू बोल दो, एक ही बात है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच का डिफरेंस अपन लिखते हैं।
तो नेचर वाइज अगर इस चीज की बात करें तो ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और जब नॉमिनल अकाउंट होता है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, अपन ने 11th में पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि अपने को यहाँ पर डेबिट साइड में अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है तो अपने को क्या करना है, रिवैल्यूएशन के एसेट साइड में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। और अगर असेट्स इंक्रीज हो जाती है यानी कि उसकी करंट वैल्यू मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करवाई जाती है क्वेश्चन में, तो अपन इसको क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। यही करते हैं, अपने को अभी भी यही करना है। अपने को जब यही करना है तो अपने को इनकी जर्नल एंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। जब जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं, ये बात समझ में आ गई कि रीवैल्यूएशन और री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज क्यों करते हैं, क्योंकि जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है उस डेट को जो बुक वैल्यू बैलेंस शीट में शो करी गई है उसकी एक्चुअल पोजीशन का पता करने के लिए और उनके बीच का जो डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंस को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये चीज करी जाती है। इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स है कि अगर चेंज वैल्यू को वो नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब, यानी कि पहली कंडीशन अपन ने क्या बताई, पहली कंडीशन अपन ने बताई व्हेन पार्टनर्स आर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड the change value in the books। जब पार्टनर अपनी बुक्स में इस असेट्स और लायबिलिटीज की जो रीवैल्यूड अपन ने करी थी, रीअसेसमेंट किया था, रीवैल्यूएशन किया था, उसको चेंज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आ जाती है व्हेन partners are decided to not record change value in the books। कि जब पार्टनर चेंज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए डिसाइड नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं, रिटेन्ड करते हैं उसी वैल्यू से उसी बैलेंस शीट को अपनी नई बैलेंस शीट पे। जब 31 मार्च 2021 को वो जब 20 को जब वो अपनी नई बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि 19 के अंदर उनकी बैलेंस शीट बनी थी, अब 31 मार्च 2020 को जब वो बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो पुरानी वैल्यू को शो करते हैं या नई वैल्यूज जो करंट वैल्यू थी मार्केट की उसको शो करते हैं। दो कंडीशन है, अगर वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि नई जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब अपन जो नई करंट वैल्यू है उसको लेकर आगे काम करेंगे, और अगर पुरानी वैल्यू को लेकर काम करते हैं तब। पहली कंडीशन की अपन बात करते हैं जब पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द चेंज वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में जब वो चेंज वैल्यू का डिसीजन करते हैं तब अपने को करना क्या होता है, बहुत सारी कंडीशंस है। पहली कंडीशन अपन ये कहते हैं व्हेन assets increase। जब assets इंक्रीज हो जाती है तो अपने को जर्नल एंट्री क्या करनी होती है। अब आप सबको ये पता है, आप सब 11th में इस चीज को पढ़ कर आए हैं कि असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है तो अपने को उसको और डेबिट कर देना चाहिए, यानी कि अपन जर्नल एंट्री कर देते हैं सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब ये ट्रांसफर किस में करी गई थी, क्यों किस वजह से करी गई थी, रीवैल्यूएशन की वजह से, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस जर्नल एंट्री से इस लेजर में इस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करनी होती, तो जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना अपने को सबने 11th में पढ़ा था कि रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है, इसकी क्रेडिट साइड में सन्ड्री असेट्स का नाम आ जाएगा। अब सन्ड्री असेट्स के अंदर जो जो असेट्स इंक्रीज हुई है पर्टिकुलर सबका नाम लिखेंगे, और वैल्यू कौन सी लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। अब सपोज इमेजिन करते हैं कि जो बिल्डिंग हमने कहा कि 50,000 रुपीज में बुक वैल्यू पर शो कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, और आज की इस करंट डेट में इसकी वैल्यू हो जाती है 20,000, यानी कि ये इंक्रीज हो गई, 70,000 इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई, 20,000। तो हम यहां लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग कितनी अमाउंट से, 20,000 रुपीज से। क्लियर है, यानी कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर दी। अब सेकेंड इसका केस बन जाता है व्हेन
असेट्स डिक्रीज। जब असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब सन्ड्री एसेट्स के अंदर अपन ने ये डिस्कस किया था कि बिल्डिंग की वैल्यू सब इंक्रीज हुई थी, लेकिन जो हमारे पास स्टॉक था 70,000 रुपीज का वो डिक्रीज हो गया और उसकी करंट वैल्यू है 50,000, यानी कि 20,000 से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, लॉस हो गया, यानी कि ये हमेशा डेबिट होना चाहिए। तो ये अपन यहां कर देते हैं टू स्टॉक। पर्टिकुलर असेट्स का नाम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, उनकी डिफरेंस वैल्यू किसकी? करंट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच का डिफरेंस अपन इसमें नोट कर देते हैं। क्लियर है? असेट्स के बाद में अगर अपन बात करते हैं इसकी लायबिलिटीज की, तो थर्ड कंडीशन अपनी बन जाती है व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपने को एंट्री क्या करनी है? सन्ड्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। अब अपन अगर एग्जांपल लिया था कि अपना जो क्रेडिटर्स था वो था क्रेडिटर्स 50,000 से बुक वैल्यू में स्टैंड कर रहा था, और अगर करंट वैल्यू की बात करें तो इसकी करंट वैल्यू 20,000 हो जाती है कि भाई अब अपने को पहले की बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने को 50,000 रुपीज मार्केट में पे करने थे, एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, लेकिन वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिक्रीज होकर अब कितने पर आ गई? 20,000 पर। कितने रुपए से डिफरेंस आ गया? 30,000 का। डिक्रीज कितने रुपए से हुई? 30,000 से। और जब लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, ये 80,000 हो गई, यानी कि ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। पहले हमारे को 50,000 रुपीज पे करना था, अब कितना पे करना है? 80,000। इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको और क्रेडिट कर देना चाहिए। हमने यहां क्रेडिट कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था, यानी कि इसके डेबिट साइड में लिख देंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज से कर दिया। और अगर यहां पर मैं ये कहता हूं कि इसकी फोर्थ कंडीशन आ जाती है व्हेन लायबिलिटीज डिक्रीजेस, तब क्या एंट्री करनी है? सन्ड्री लायबिलिटीज को डेबिट कर देना है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इमेजिन ये करते हैं कि ये जो क्रेडिटर्स थे वो 50,000 से 30,000 पर आ गए, यानी कि 20,000 रुपीज कम हो गए, फायदा हो गया। क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 हो गया, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज को अपन ने रीवैल्यूड और रीअसेसमेंट कर लिया था। अब बात करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, कि कोई ऐसी एसेट्स थी अपने पास बिजनेस में जो इस बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, यानी कि फिफ्थ कंडीशन है रिकॉर्ड ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स यानी कि उस असेट्स को बुक्स में लेकर आना है तो असेट्स को इंक्रीज करना होगा, यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब सपोज अपने पास बैलेंस शीट के अंदर कोई मोटर कार दे रखी है 30,000 रुपीज की, जो कि अनरिकॉर्डेड थी, तो अपन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि यहां एंट्री कर दी अनरिकॉर्डेड असेट्स कितने रुपए से? 30,000 रुपीज से। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना हो तो अपन एंट्री क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, जब जर्नल एंट्री ये हुई तो इस जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कर देंगे, यानी कि 2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 20,000 रुपीज के जो कि रिकॉर्ड नहीं हो चुके थे, हमने यहां कर दिया 20,000 से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को ये कर लेते हैं अपन 10,000 रुपीज से, तो 10,000 से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इंक्रीज कर दी होगी। अब अपने को करना क्या है कि अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज सारी चीजें अपन ने रिकॉर्ड कर ली। अब जो रीवैल्यूएशन अपन किया था उस रीवैल्यूएशन की वजह से बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि अपन ने क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा 70,000 और ये 70,000, और अब इसका टोटल किया तो ये कितना आ रहा है 60,000, यानी कि ये 10,000 प्रॉफिट हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी इन देयर ओल्ड रेशियो। यही तो रीजन था अपने को रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करने का कि जो इस बुक वैल्यू में जो असेट्स और लाइबिलिटीज अपन शो कर रहे हैं क्या उसकी करंट वैल्यू भी यही थी। अब करंट वैल्यू इंक्रीज हुई, किसी की डिक्रीज हुई, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन एंट्री कर देते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी तो अपन ने एंट्री कर दी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अगर इसी वजह से अगर लॉस हो जाए तब अपन क्या एंट्री करते हैं, इस लॉस को एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस को बियर करने की एंट्री कर देते हैं। तब एंट्री कर देते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि ये एंट्री लॉस को डिस्ट्रीब्यूट और बियर करने की एंट्री कर ली। तो आज के अपनी इस क्लास में अपन ने क्या देखा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट नेचर वाइज नॉमिनल अकाउंट होता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए उसकी जो जर्नल एंट्रीज करी थी उस जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कर अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर इस जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जर्नल एंट्री भी बनानी आनी चाहिए और लेजर भी पूछा जा सकता है तो लेजर भी आना चाहिए। यानी कि लेजर और जर्नल एंट्री दोनों में से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है। अब आपको करना क्या है, आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसको रिकॉल करना है। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन एक इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे जहां पर कि अपन गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को एक साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।